हेलो स्टूडेंट्स। तो कल पिछले वीडियो में हमने शुरू किया है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसका हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है, पेपर थर्ड है आपका। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। सर्किट एनालिसिस शुरू किया है यूनिट फर्स्ट में आपका। बेसिकली 90 to 95% सर्किट एनालिसिस ही है, इसी को अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किट एनालिसिस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक का, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी चीज़ों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाकर आप ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ोगे, लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे जा करके। हम लोग एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे तो थ्योरी है, सिंपली आपको समझना है। लेकिन बेसिक जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की सोल है, ये उसकी आत्मा है सर्किट एनालिसिस। अगर आपको ये समझ में आ गया, अगर दिक्कत आएगी तो इसी टॉपिक में आएगी, और नहीं आएगी तो किसी में भी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। हालांकि दिक्कत आने नहीं दूंगी, क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी बच्चों को जितनी भी क्लासेस में ये पढ़ाया है, किसी को दिक्कत नहीं हुई, बशर्ते कि आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो सर्किट एनालिसिस जो है उसके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था नेटवर्क, यानी कि जाल के बारे में, कि जाल क्या होता है। हमने देखा था जाल जो वो होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर्स, लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर्स, है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये लोग जुड़े हुए होते हैं। और इस हिसाब से ये 2-3 तरीके के होते हैं, उनके टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। 4 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने पैसिव नेटवर्क और एक्टिव नेटवर्क्स के बारे में भी देख लिया था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा उसके बारे में देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एक क्यों आता, फर्स्ट सेकंड देखें आप। सेकंड क्या होता है, पहले सिंपल डेफिनेशंस ले लेते हैं, फिर थोड़े से डिफिकल्ट डेफिनेशंस पे आएंगे। जैसे सेकंड आपके पास आता है नोड, संधि या नोड, और हिंदी में इसे संधि बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी पेपर में ऐसा ज़रूरी नहीं है संधि लिखा है, कई बार नोड ही लिखा आ जाता है, नोड को ही हिंदी में लिख देते हैं। समझ में आ गई बात आपको। तो इंग्लिश वर्ड भी पता होने चाहिए, भले ही आप लिख इंग्लिश हिंदी में दो, ठीक है। नोड क्या होता है, नोड जो होता है वो किसी भी नेटवर्क में वो बिंदु होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई होती है। जैसे एक ही इसमें अपन एक डायग्राम बना रहे हैं, उसमें अपन दो डेफिनेशंस पढ़ लेंगे साथ में। जैसे सपोज करो ये एक कोई नेटवर्क है जिसमें रजिस्टर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये लो, और यहाँ पर हम एक वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स के बिना तो सर्किट हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कुछ पॉइंट्स शो कर रही हूँ, ए बी, है ना, सी, और चलो डी भी कह ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, कनेक्टेड हैं इन डिफरेंट वेज, और ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, नोड वो होता है किसी भी नेटवर्क में, नोड या संधि वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ए एक नोड है, इससे एक रजिस्टर पास हो रहा है। बी एक नोड है, बी से कितने रजिस्टर्स पास हो रहे हैं, 1 2 3, तो 3 ब्रांचेस, ये ब्रांच कहलाती हैं। ये जो रजिस्टर जो निकल रहे हैं ये ब्रांचेस हैं। अब जरूरी नहीं है रजिस्टर जिससे जुड़ा हुआ तो वही ब्रांच कहलाती है। ब्रांच होती है जिससे अदर लाइंस जो है, अदर सर्किट जुड़े हुए हो सकता है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ होता, हो सकता है प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई होती, तो वो भी एक ब्रांच कहलाती है, ठीक है। तो बहुत सारे वायर्स जहाँ एक बिंदु पर कनेक्टेड हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। समझ में आ गई बात आपको। इसके अलावा और भी देखो, ये एफ है, ये ई है, ये सारे क्या है, नोड। तो बी सी ई एफ, ये सारे क्या है, नोड है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा, समझ में आ गई, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस निकली हुई होती है, वो क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, नोड इज़ द पॉइंट, नोड इज़ द पॉइंट in any network at which 2 or more than 2 branches are connected, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, नोड। यानी कि संधि किसी भी जाल का वो बिंदु होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस या शाखाएं जुड़ी हुई होती है, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, इन दिस डायग्राम कौन कौन से, बी है, सी है ना, ए डी ई एफ, ये सारे क्या है, नोड है। एक तो लिख दो आप, बी सी ई एट्सेट्रा, ये सारे क्या है, नोड है, ये क्या है, नोड है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन है आपकी लूप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैश और लूप, हिंदी में बोलते हैं पाश, या फिर ऐसे सिंपली लूप भी पेपर में लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। लूप क्या होता है, लूप वो होता है कि किसी परिपथ में धारा का एक बंद पथ,
ठीक है, मतलब कोई भी नेटवर्क है उसमें धाराओं का एक ऐसा क्लोज सर्किट बनना, ठीक है, जो शाखाओं से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आ रही है? यानी कि जो ब्रांचेस से मिलकर के बना हुआ होता है, एक क्लोज लूप होनी चाहिए और उसमें करंट का फ्लो तभी होगा जब वो एक क्लोज लूप होगा। अगर कहीं पर भी वायर जो है वो ओपन होगा, ठीक है, यानी कि वो कैसा होगा, खुला परिपथ होगा, तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, ये सभी चीज़ें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी वायरिंग कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे धाराओं का या फिर शाखाओं से बना हुआ एक ऐसा बंद पथ जिसमें धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाता है, पाश या लूप या मैश या फिर लूप कहलाता है इंग्लिश में। समझ में आ गई बात आपको? तो आप क्या कहोगे, धारा का बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिख देंगे अपन, the closed path of current, the closed path of current that is made of branches, is said to be mesh और लूप, यानी कि पाश या लूप कहलाता है। धाराओं का वह बंद पथ जो शाखाओं से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, लूप या फिर पाश। समझ में आ गई? इसमें डायग्राम में बता दो, इन दिस डायग्राम क्या क्या आपको लूप नज़र आ रहे हैं। ऐसे अगर आप देखो ध्यान से तो ए बी एफ और ए, वापस आप सिंपली ए बी एफ नहीं कह सकते, ए बी एफ कोई लूप नहीं है जब तक आप वापस उसी पॉइंट पर ना आ जाओ जहाँ पर आप शुरू हुए हो। क्लोज पाथ जब भी तो कहलाएगा हम जहाँ से शुरू हुए हम वापस वहीं आ गए। ठीक है, तो ए बी एफ ए एक लूप है, बी सी ई एफ बी भी एक लूप है, सी डी ई सी भी एक लूप है, और भी हो सकते हैं, ए सी ई एफ ए ये भी लूप है, बी सी डी ई एफ बी भी एक लूप है। समझ में आ गई? तो कई सारे लूप है, आप एक दो के एग्जाम्पल बता दो। इन दिस डायग्राम ए बी एफ ए, ठीक है, और बड़ा वाला बता दो बी सी डी, है ना, ई, ये बी सी डी ई एफ बी, ये सभी क्या है, लूप्स हैं, एट्सेट्रा। समझ में आ गई? तो हमने दो डेफिनेशन देखी, छोटी छोटी, नोड और लूप, एक ही डायग्राम में हमने समझ लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका रेखीय प्रतिबाधा है, यानी कि लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, 4th नंबर पे है लीनियर इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में आपने 3 तरीके के सर्किट पढ़े होंगे। देखो, एक में तो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस क्या होती है, धारा के मार्ग में बाधा, यही तो रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो को अपोज करता है ना। जैसे हमें चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होता है, फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को चलने के लिए सहायता भी देता है और ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल भी क्रिएट करता है, तो ज़रूरत भी होती है। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमें चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, ऐसे ही करंट फ्लो के लिए भी एक तरीके का फ्रिक्शन चाहिए, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर कैपेसिटर है, अगर वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर है तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटर में भी कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, और नंबर 3 प्रेरक कुंडली है तो उसमें क्या होती है, उसमें भी एक प्रतिबाधा होती है। तो ये तीनों मतलब रेजिस्टेंस मिलकर, कैपेसिटर मिलकर और प्रेरक कुंडली मिलकर जो अपोज या फिर जो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं, तीनों को मिला करके इम्पीडेंस या प्रतिबाधा, है ना। अब जरूरी नहीं, प्रतिबाधा में आपका रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है, प्रतिबाधा में आपका वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है, प्रेरक कुंडली का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना आपको। समझ में आ गए? तो इम्पीडेंस एक तरीके से होल है, ये ग्रुप है, सभी तरह के रेजिस्टेंसेस का क्या है, ग्रुप है। ये आप ध्यान रखने की बात है आपको। समझ में आ गई? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रतिबाधा में और प्रतिरोध में। ठीक है, देखो वायर में जो होता है वो होता है प्रतिरोध। ठीक है, वायर का जो इम्पीडेंस होता है उसको प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटर का जो होता है उसको प्रतिघात बोलते हैं। समझ में आ गई? और प्रेरक कुंडली का भी होता है। समझ में आ गई? तो इनकी ग्रुपिंग जो है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस या फिर प्रतिबाधा। समझ में आ गई? अब बेसिक डिफरेंस क्या है, लीनियर इम्पीडेंस से क्या मतलब है। रेखीय प्रतिबाधा वो होती है जिसमें अगर वोल्टेज और करंट के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब वो रजिस्टर के लिए भी हो सकता है, वो कैपेसिटर के लिए भी हो सकता है, वो इंडक्टर के लिए भी हो सकता है। रजिस्टर से मतलब मेरा मतलब प्रतिरोध से भी हो सकता है, संधारित्र में भी हो सकता है, सी कैपेसिटर, और एल यानी कि प्रेरकत्व में भी हो सकता है।
तो अगर V और I में खींचा गया कर्व एक स्ट्रेट लाइन आता है तो ऐसी इम्पीडेंस क्या कहलाती है? लीनियर इम्पीडेंस या रेखीय प्रतिबाधा। ठीक है, जैसे आपको पता होना चाहिए प्रतिरोध है, प्रेरक कुंडली है, संधारित्र, ये सभी प्रतिबाधा रैखिक। जैसे मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक, मैंने आपको बता दिया था कि ये सारे इंक्लूड होते हैं लीनियर इम्पीडेंसेस में। समझ में आ गई? लेकिन डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इनके इम्पीडेंस लीनियर इम्पीडेंस नहीं होते, क्योंकि इनके लिए डायोड, ट्रांजिस्टर, बाकी सब के लिए वोल्टेज और करंट में खींचा गया कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं आती। समझ में आ गई? तो लीनियर इम्पीडेंसेस में कौन कौन इंक्लूड होंगे? प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है, संधारित्र का जो प्रतिरोध है ना वो, और इसके अलावा प्रेरक कुंडली की प्रतिबाधा है, ये सारे क्या कहलाती है? लीनियर इम्पीडेंसेस में इंक्लूड होती है। समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? इफ द करंट फ्लो, ऐसे लिखेंगे, इफ द कर्व, ऐसे लिखेंगे, इफ द कर्व बिटवीन करंट फ्लो in any impedance and voltage drop at the corners of wire, then एक मिनट, if the curve between current flow in any impedance and voltage drop at the corner of wire is straight line, is obtained straight line, then that impedance is called लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, समझ में आ गई? मैंने क्या लिखा? यदि किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? वोल्टता पतन, ठीक है, वो कैसा हो? एक सीधी रेखा अगर प्राप्त होती है तो वो प्रतिबाधा कैसी कहलाती है? आपकी लीनियर इम्पीडेंस या रेखीय प्रतिबाधा कहलाती है। फिर हम इसमें लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C एंड इंडक्टेंस L हैव क्या? लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, हैव लीनियर इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिरोध, ठीक है, R, धारिता C, प्रेरकत्व L, इनकी जो प्रतिबाधाएं होती है वो कैसी होती है? रेखीय प्रतिबाधाएं होती है। बट impedances of डायोड, ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी आपने पढ़ी हुई हैं 12th क्लास में। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव नॉट, बट impedances of transistor, diode and semiconductor devices not linear। समझ में आ गई बात? मतलब इनके इम्पीडेंस लीनियर नहीं होते। क्यों नहीं होते? लीनियर नहीं होते का अब सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि इनके लिए वोल्टेज और करंट में जो कर्व खींचा जाता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो ये अंडरस्टूड है। तो लीनियर इम्पीडेंसेस में भी क्या होते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें देख लो कि जो मैं अभी बात कर रही थी R, C और L, ठीक है, इनके लीनियर इम्पीडेंसेस क्या क्या होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि वायर जो है उसके लिए अपन V बराबर RI ओम के नियम से जानते हैं। तो वायर है, उसका रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए अगर आप E और I में कर्व खींचोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ये भाई यही तो होता है ओम के नियम में। हम क्या कहते हैं कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सिरों के बीच वोल्टेज ड्रॉप जो है वो करंट फ्लो के प्रोपोर्शनल होता है, और इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम R लगाते हैं। तो फिर हम E और I के बीच ग्राफ खींचेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ में आ गई? तो ये तो वायर के लिए हो गया। नंबर 2, प्रेरक कुंडली के लिए आपको याद होगा, हमने फैराडे का नियम पढ़ते हैं हम। फैराडे का नियम आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। फैराडे का नियम खूब आता है। तो वहाँ पर भी ये जो विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं इसको, ये वोल्टेज वाला ही काम करता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट में जो चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में वो एक स्ट्रेट लाइन आता है।
समझ में आ गई। तो इसका इम्पीडेंस भी कैसा होगा, लीनियर इम्पीडेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वोल्टेज को बता रहा है और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल को बता रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो 12th क्लास में, तो मैं तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ। और कैपेसिटेंस के लिए इस तरीके से शो करते हैं हम। कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है कि ई है ना, कैपेसिटेंस यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कैपेसिटर में, और जो करंट है उसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आता है, 1/c। इसके भी स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। समझ में आ गई बात आपको। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, ये किसके लिए है, फॉर वायर, ये किसके लिए है, फॉर कैपेसिटर। ठीक, और दिस इज फॉर इंडक्टर। ओके सॉरी, दिस इज फॉर कैपेसिटर है ना, एंड दिस इज फॉर इंडक्टर यानी कि प्रेरक कुंडली, इंडक्टर कॉइल। समझ में आ गई बात। तो इनके ग्राफ्स कैसे मिलेंगे आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी जो है लीनियर इम्पीडेंसेस जो होते हैं आपके, मतलब इम्पीडेंस जो है वो दो तरीके के हैं, जिसमें हमने लीनियर इम्पीडेंस पढ़ लिया, और एक हम पढ़ेंगे बायलेटरल इम्पीडेंस, या जिसे हम बोलते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। समझ में आ गई बात आपको, क्या पढ़ेंगे, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हमने जो अभी डिस्कस किया था ना, शाखा, शाखा क्या होती है, शाखा मतलब जिसमें आपने ऐसे कोई चीज़ कनेक्ट की हो, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हो, कैपेसिटर कनेक्ट किया हो, यानी कि जिस एक ऐसा भाग होता है नेटवर्क का जिसमें करंट फ्लो होता है। समझ में आ रही है, और उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट फ्लो कांस्टेंट ही रहता है, वो क्या कहलाती है, ब्रांच। ब्रांच को भी फटाफट से एक बार बता देते हैं इसमें, नंबर 5 पे। ब्रांच पहले ही बतानी थी मेरे को, है ना, रह गई। आप चाहो तो इसको इन दोनों से पहले लिख लेना ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच क्या होती है, पार्ट ऑफ द नेटवर्क, part of the network in which constant current flowed, in which constant current flows, यानी कि शाखा जो है वो किसी भी जाल का वह भाग होती है जिसमें नियत मान की धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ गई। इसमें ब्रांच आपको दिख रही है, फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए, ए बी एक ब्रांच है, बी सी ब्रांच है, सी ई ब्रांच है, एट्सेट्रा। ये सारी क्या है, ब्रांचेज है। आप देख लो, आप पर्टिकुलर इसमें आओगे तो इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, अगर चाहे 1 एम्पियर हो चाहे 2 एम्पियर, ऐसा नहीं है यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और, ऐसा नहीं है। इसमें आओगे तो कांस्टेंट फ्लो होगा, इसमें आओगे तो कांस्टेंट, भले ही इसमें 1 एम्पियर बह रहा है तो हो सकता है इसमें 2 बह रहा हो, पॉसिबल है इसमें 2 फ्लो हो रहा हो, लेकिन इसमें हो सकता है 3 फ्लो हो रहा हो, बट एक पर्टिकुलर ब्रांच में पूरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, वो ब्रांच कहलाती है। समझ में आ गई। तो ये 4 हो गया, ये अपना 5 का फर्स्ट हो गया, लीनियर इम्पीडेंस। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे बायलेटरल इम्पीडेंस यानी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, और इसके अलावा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को देखेंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टर्मिनोलॉजी। ठीक है, थैंक यू।